दिल्ली में किताब निकली, एक्सीडेंटल पीएम। दो ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाए तो 5-50 लोग मरते हैं। दो विमान टकरा जाए तो 500,000 लोग जाएंगे। दो स्कूटर टकरा जाए तो 1 या 2 जाएंगे। लेकिन ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि पूरा देश डूब गया। भाइयों बहनों, जो पीएमओ में काम करते थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिनको नियुक्त किया था, और पीएमओ में वो काम देखते थे जो पीएमओ के लिए अत्यंत विश्वस्त काम होता है, ऐसे व्यक्ति ने कल किताब निकाली है और ये गंभीर आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसकी फाइलें पहले मैडम सोनिया जी क्लियर करती थी और उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में जाती थी। तो उनको तो फिर दिमाग लगाना ही नहीं था। मंत्री तय होते थे मैडम सोनिया जी के यहां, दफ्तर बांटे जाते थे मैडम सोनिया जी के यहां, तबादले होते थे, नियुक्तियां होती थी मैडम सोनिया जी के यहां से। भाइयों बहनों, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार तो सुना था, लेकिन रिमोट ही सरकार चला रहा था, ये कल किताब आने के बाद पता चला। मैं पुणे के बड़े विद्वज्जन यहां बैठे हैं, ये बुद्धिजीवियों की नगरी है। इस देश में बहस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा नहीं बचेगी तो दुनिया का कोई देश हमारी ये संवैधानिक संस्था के पद पर बैठे व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। मैं हैरान था कि शहजादे की ये कैसी हिम्मत कि वो कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ, प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के निर्णय के खिलाफ पत्रकार परिषद में उस निर्णय के कागज को फाड़ दे। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और वो प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दे। मेरे मन में सवाल आया था कि ऐसी बदतमीजी क्यों की होगी, मैं सोच रहा था। लेकिन कल ये किताब आने के बाद मेरा विश्वास हो गया कि ये सिर्फ शहजादे का पराक्रम नहीं था, सारा कारोबार वहीं से चलता था। इसलिए उनके दिमाग में न कैबिनेट का महत्व था, न सरकार का महत्व था, न प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी। और इसी का कारण है कि देश इस प्रकार से तबाह हो गया। मेरे पुणे के भाइयों बहनों, मुझे जवाब बताइए, इतने गंभीर आरोप लगाती हुई किताब आई है, उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति की किताब है ये। क्या मैडम सोनिया जी ने खुद ने
इन गंभीर सवालों के जवाब देश को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? एक आवाज से पूर्ण बोल दे आज, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या ये इनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? 24 घंटे हो गए, मैडम सोनिया जी आप चेहरे पर ताला लगा करके बैठी हो। देश की जनता को ये जानने का हक है कि वो कौन से असंवैधानिक तरीके थे जिसने भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ध्वस्त कर दिया। भाइयों बहनों, मैं ऐसी विद्वत सभा देख रहा हूं, इसलिए उन मुद्दों की चर्चा करना चाहता हूं जो देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हमारे देश में जब प्लानिंग कमीशन बना तो पंडित नेहरू बड़ा गर्व करते थे और देश में प्लानिंग कमीशन एक अच्छी इंस्टीट्यूशन दिया है, इसका गर्व सब दूर होता था। यार अब तो सवालिया निशान लगे हुए हैं कि देश को प्लानिंग कमीशन चाहिए कि एक्शन कमीशन चाहिए। ये प्लानिंग ही करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक संस्था, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद, लेकिन प्लानिंग कमीशन की संवैधानिक गरिमा को चूर चूर कर दिया गया। जो काम प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए, जो काम प्लानिंग कमीशन ने करना चाहिए, जिसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी, जिस पर सीधी सीधी निगरानी प्रधानमंत्री की होती है और इससे बड़ी कोई संस्था नहीं होती है, उसके खिलाफ उन्होंने एनएसी बना दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। झोला छाप लोगों को भर दिया, माओवादियों के रक्षकों को भर दिया और प्लानिंग कमीशन अंधेरे में, प्रधानमंत्री अंधेरे में, सारे निर्णय एनएसी में होने लग गए। जो एनएसी निर्णय करता था, प्लानिंग कमीशन उसको सराखों पे चढ़ाता था और प्रधानमंत्री जैसी कल किताब आई, मुंडी नीची करके साइन कर देते थे। भाइयों बहनों, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का इस प्रकार का आनंद न देश ने कभी सुना है, न देखा है और न ही कोई सोच सकता है। सीएजी, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सीएजी का जन्म कैसे हुआ है। 1860 में सीएजी नाम की इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, अंग्रेजों के जमाने में। अभी कुछ दिन समय पहले इसके 150 साल मनाए गए थे और ये चेक बैलेंस की सिस्टम को फॉलो करता था। हर एक व्यवस्थाओं को अकाउंटेबल बनाता था और देश की किसी सरकार ने कभी भी सीएजी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, सीएजी की गरिमा को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये 10 साल में सरकार के आर्थिक व्यवस्थाओं पर, व्यवहारों पर, उसकी निर्धारित योजनाओं पर बारीकी से छानबीन करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करती है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम में सीएजी इंस्टीट्यूशन का बहुत गौरव होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इन्होंने सीएजी इंस्टीट्यूशन को एक प्रकार से नष्ट कर दिया। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सीएजी के चीफ और भारत सरकार आमने सामने लड़ रही है
अखबार में बयानबाजी हो रही है। वो कहते हैं कोयले का घोटाला हुआ, वो कहता है सीएजी झूठ बोल रहा है। वो कहता है 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ, तो एक बड़े बुद्धिमान नेता है कांग्रेस की सरकार में, वो कहते हैं जीरो लॉस थियरी, जीरो लॉस थियरी। भाइयों बहनों, उन्होंने इसकी गरिमा को तोड़ा। हमारे देश में सीबीआई हो, बाकी और व्यवस्था हो, जिसमें जिसकी अहम भूमिका होती है, वो सीवीसी है, चीफ विजिलेंस कमीशन। हिंदुस्तान में चीफ विजिलेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट में विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। कभी भी कोई सवाल या निशान नहीं लगा, इतनी सरकारें आई, सर्वसम्मति से सीवीसी की अपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए, उच्च जीवन जीने वाले, उच्च चरित्रवान व्यक्ति को लाकर के बिठाया जाता था, विवाद नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसे सीवीसी को बिठाया जिसको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को डांटना पड़ा। क्या विजिलेंस कमीशन ऐसा होगा जिसके खुद पर इतने आरोप लगे हो, जो स्वयं अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो? उस गरिमा को भी उन्होंने तोड़ दिया। हिंदुस्तान में कभी भी भारत की सेना और भारत की सरकार के बीच तनाव नहीं हुआ है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए भारत की सेना चलती रही है। और भारत के संविधान की व्यवस्था ऐसी है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ऐसी रचना दी है कि न कभी सेना सर्वोपरि हो सकती है और न ही कभी सेना का सत्ता में बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है। लेकिन इन्हीं लोगों ने पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, आए दिन सेना एक कहे, सरकार दूसरा कहे, सरकार सेना को स्नैप करे, सेना सरकार को खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत आ जाए। क्या देश इस प्रकार से चलाते हो? भाइयों बहनों, संस्थाओं की गरिमा कहां तक तोड़ी है इन्होंने। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चल सकता। 5 साल के लिए कोई सरकार आ जाए, कोई पद पर बैठ जाए, इस व्यवस्था मात्र से देश चल पड़ता नहीं है। देश चलता है, सरकारें आती है, जाती है, दल आते हैं, दल जाते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, उतरते हैं, अदलाव बदलाव लोकतंत्र का मूलभूत धर्म होता है। लेकिन देश अजरा अमर होता है, देश चलता रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेना के साथ ये संघर्ष, संस्थाओं के साथ संघर्ष लोकतंत्र में सशक्त भारत बनाता है, तो व्यक्ति के सशक्त होने से नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनों के सशक्त होने से होता है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होगा, जितनी बढ़िया डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, जितने अच्छे व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करेंगे, उतना ही देश प्रगति करेगा। और शासन में बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति का काम है हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। आज लोग कहते हैं ना, गुजरात की प्रगति प्रगति प्रगति, इसके मूल कारण यह है कि वहां कोई नरेंद्र मोदी नाम का आदमी सरकार नहीं चलाता है। वहां ऐसी संस्थाएं विकसित की गई है जो संस्थाएं पूरे गुजरात को चलाती है। भाइयों बहनों, दुनिया में हमारा देश का माथा कितना नीचे गिर रहा है।
आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र। जब भारत की बात आती है तो दुनिया के देशों में भारत की तरफ लोग एक आदर के साथ देखते आए हैं। भारत की अपनी जनसंख्या का कारण हो, इतिहास का कारण हो, अन्य बाबतें हो, अपनी एक जगह तो है ही है। हमें कोने में पड़े हुए छोटे से कहीं नक्शे में नजर ना आए ऐसे देश तो है नहीं। उस देश का विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में हो, भारत का विदेश मंत्री हो और दूसरे देश का भाषण पढ़ने शुरू कर दे। याद है ना कि भूल गए? हमारे देश के विदेश मंत्री दुनिया के देशों के सामने बैठ करके दूसरे देश का कागज पढ़ना शुरू कर दिया जी। एक पेज पढ़ने के बाद पता चला कि वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री है। आप मुझे बताइए, भारत की इज्जत का क्या हुआ होगा मेरा भाइयों बहनों? क्या हुआ होगा मेरे देश की इज्जत का? हमें पीड़ा इस बात की हो रही है, सत्ता पाने के लिए ये हम मेहनत नहीं कर रहे हैं भाइयों। देश की इज्जत बचाने के लिए, देश की इज्जत फिर से वापस लाने के लिए, जिंदगी खपाने के लिए निकले थे। उनके लिए राजनीति खेलकूद का मैदान होगा, हमारे लिए राष्ट्रनीति मानव जात के कल्याण का एक मार्ग होता है और इसलिए इस मैदान में आए। क्या करके रखा हमारी भारत मां को आपने? भाइयों बहनों, एक दूसरे विदेश मंत्री, एक दूसरे विदेश मंत्री अभी अभी जो है, और उनका प्रमोशन कैसे हुआ मालूम है? ये ऐसी सरकार है जहां प्रमोशन करने के तरीके, मानदंड अलग है साहब, बड़े अलग है। जब देश में अंधेरा हो गया, सारी दुनिया में हमारी मजाक उड़ाई गई कि 21वीं सदी में आधा हिंदुस्तान 24 घंटे के लिए अंधेरे में डूब गया। तब ऊर्जा मंत्री थे श्रीमान शिंदे जी, सबसे बड़ी फेलियर। हफ्ते के बाद उनका प्रमोशन हो गया, एक हफ्ते के बाद उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया। वाह क्या सीन है! ये भारत के विदेश मंत्री पहले एक छोटा पोर्टफोलियो संभालते थे और इतने में उन पर एक गंभीर आरोप लगा कि वे और उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती है और जो अपंग लोग हैं, जिनको साइकिल या ट्राइसिकल वगैरह देनी होती है, सरकार के लाखों रुपया ये चबा गए। अपंग को कुछ नहीं मिला, जो अपंग का खा गए, अपाहिज का लूट गए। सारी बातें मीडिया में चल पड़ी, तूफान खड़ा हो गया। 10 दिन के भीतर भीतर उनका प्रमोशन हो गया। कमाल देखिए साहब, कॉमनवेल्थ घोटाला, सीडब्ल्यूजी, जो आप सुनना चाहते हो अभी नहीं, पहले दूसरा बता दो। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिन पर सीडब्ल्यूजी के गंभीर आरोप लगे, पहली बार दुनिया को पता चला कि दिल्ली में कोई ऐसी मुख्यमंत्री है जो टॉयलेट पेपर 4,000 रुपये में खरीदती है। और सीडब्ल्यूजी रहते हुए चुनाव हार गई, दूसरे ही दिन गवर्नर बना दिया। वाह क्या सीन है! भाइयों बहनों, कांग्रेस में प्रमोशन के मानदंड अलग है। मेरे भाइयों बहनों,
भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जब चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन हड़प करना शुरू कर दिया, डेरे तंबू डाल दिए, सैटेलाइट फोटोग्राफी से पता चलने लगा, गूगल पे उछलने लगा, मीडिया में आने लगा, भारत सरकार आधी अधूरी बात बता रही थी। और मैं हैरान हूं, चाइना घुस गया था, वो वापिस जाए वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने ऐसा नियम किया, ऐसा समझौता किया कि वो भी पीछे हटेंगे, हम भी पीछे हटेंगे। वाह क्या सीन है। और उसके बाद कि हमारे विदेश मंत्री गए चाइना, उनका काम था वहां हिंदुस्तान की वकालत करना, उनका काम था भारत की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए आवाज उठाना। उन्होंने वहां जाके क्या कहा? उन्होंने कहा बीजिंग मुझे इतना अच्छा लगा, यहां रहने का मन कर जाता है। ये मेरे देश के विदेश मंत्री, ये मेरे देश के विदेश मंत्री, आप मुझे बताइए, जो दूसरे देश का भाषण पढ़ते हो उस देश को दुनिया कैसे देखेगी भाई? जिस देश का विदेश मंत्री विदेश में जाके कहता है मुझे मेरे देश से ज्यादा यहां रहने का मन कर जाता है, अरे वहीं रहो ना भाई, क्या जरूरत है आपकी? भाइयों बहनों, दिल में बहुत पीड़ा होती है, देश की दुर्दशा देखते ना पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जब से मेरी पार्टी ने गत सितंबर से मुझे जब ये जिम्मेवारी दी है, मैं हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूं, देश के प्रबुद्ध नागरिकों से मिल रहा हूं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से मिल रहा हूं, हर एक से बात कर रहा हूं, और मैं दिन रात सोचता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का हल क्या हो, आत्महत्या करने वाले किसानों की समस्या का हल क्या हो, जो शहर बड़े बड़े बन रहे हैं उसमें ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, उस समस्या का हल क्या हो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, बीआरटीएस जैसी योजनाएं पुणे में दिल्ली में फेल हो रही हैं, उसका उपाय ढूंढ रहा हूं, मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करता हूं। भाइयों बहनों, मैं दिन रात देश की समस्याओं का हल खोजता हूं और वे सब मिलकर के मोदी का हल खोज रहे हैं। बेचारों को कुछ सूझता नहीं है कि बाकी तो ठीक, मोदी का हल क्या निकाले। भाइयों बहनों, हम देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते, ये देश को बहुत लूटने नहीं दे सकते, और इसलिए गंभीर बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी हैरान हूं, कुछ बातें हमारे मीडिया की क्यों छूट जाती है, वो मुझे अभी भी समझ नहीं आता है, शायद छूट गई होगी या रह गई होगी। अभी एक बहुत बड़ी गंभीर घटना पंजाब में हुई है, सोशल मीडिया में तो चल रही है, लेकिन पता नहीं ये हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओझल हो गई है। पंजाब के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इन दिनों अमृतसर में चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने नाकाम अपने नामांकन में जो हरामनामा रखा है, एफिडेविट रखी है, उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसको लेकर के एक सवालिया निशान लगा है। इलेक्शन कमीशन में ऑब्जेक्शन किया गया है कि ये महाशय के बेटे का, उनकी पत्नी का विदेशों में अकाउंट है और इसका इसमें जिक्र नहीं है। भड़कम हो गया, वहां जवाब दे नहीं पाए। इलेक्शन कमीशन ने
भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज दी। ये ऑब्जेक्शन इतना बड़ा गंभीर है। देश विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है, उसके प्रति देश का गुस्सा है और इसमें ये बात पूछी गई है, पत्रकार परिषद करके बात उठाई गई है। हजारों करोड़ रुपए का मसला है और जब वो मुख्यमंत्री थे कहते कि उस समय के खाते खोले गए हैं। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अन्याय करना नहीं चाहते और नहीं हमारा कोई हक बनता है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि तत्काल वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद करे और जो भी सत्य है वो देश के सामने प्रस्तुत करे। अगर अकाउंट नहीं है, भारत सरकार खुद आकर के कहे अकाउंट नहीं है तो विवाद खत्म हो जाए। अगर भारत सरकार चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है, मीडिया मुसीबत में है, तो बहुत बड़े गंभीर सवाल उठ रहे भाइयों देश में। मुझे बताइए भाइयों, क्या आप मानते हैं कि इस देश के चोर लुटेरों ने गरीब जनता के पैसे लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किए हैं? पूरी ताकत से बताओ, आप मानते हैं? आप मानते हैं क्या इन पैसों पर हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है? इन पैसों पर आपका अधिकार है? ये पैसे वापस आने चाहिए, पाई आनी चाहिए, गरीबों के काम आनी चाहिए। दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तान का काला धन पड़ा है वो वापस आना चाहिए। ये सवाल या निशान कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर लगा है तो बात को छुपा दिया जा रहा है। 3 दिन हो गए, चर्चा नहीं हो रही है। शहजादे जी, आप कहते हैं देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। वाह क्या सीन है। फिर तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो चौकीदार होंगे, फिर तो आदर्श घोटाले वाले अशोक चौहान भी तो चौकीदार होंगे। शहजादे जी, ये दूध की रखवाली बिल्ली को देने का क्या तूत है, मैं समझाइए तो। क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दे जा सकते हैं? क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, देश लूटता चला जा रहा है। मैं पुणे वासियों से आज कहने आया हूं, पुणे की धरती से, छत्रपति महाराज की भूमि से, लोकमान्य तिलक की भूमि से मैं महाराष्ट्र वासियों से अपील करने आया हूं, वक्त जाने मत देना, अवसर मत खोना। अगर ये और 5 साल रह गए तो देश तबाह हो जाएगा। और ये जाए तो जाए, जाना तो तय है, लेकिन जो आए वो भी 300 से कम सीटें लेकर के आएंगे तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या अब आपको दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार चाहिए क्या? लूली लंगड़ी सरकार चाहिए क्या? अपाहिज सरकार चाहिए क्या? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए क्या? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश में मजबूत निर्णय होए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? देश और दुनिया में मजबूती दिखाए ऐसा देश बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो सरकार भी मजबूत बनानी पड़ेगी और मजबूत सरकार बनाने का मतलब है 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कमल आपको दिल्ली पहुंचाने होंगे। और महाराष्ट्र के मेरे भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है तो महायुति के उम्मीदवारों को ही विजयी बनाना पड़ेगा। महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। महाराष्ट्र के महायुति के सभी उम्मीदवारों को विजयी बना करके दिल्ली भेजिए। मैं आपको मजबूत सरकार देने का वादा करता हूं। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल है, आपकी जुबान पे कमल है,
आपके दिल में कमल है, लेकिन 17 अप्रैल को ये कमल उंगली पर उतर के आना चाहिए। उंगली पे उतरना चाहिए, दिमाग में रहने से नहीं चलेगा, जुबान पे रहने से नहीं चलेगा, दिल में रहने से नहीं चलेगा। पोलिंग बूथ पर जाकर के उंगली पर कमल को उतार करके कमल निशान पे बटन दबाना होगा। आप देखिए, आपका ये छोटा सा काम हिंदुस्तान का तकदीर और तस्वीर बदल देगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। भारत माता की